इतना अच्छा लगता है एक राइटर को इंटरव्यू करना जो और ऐसे टाइम पे where a film and a producer is proudly saying that you are the highest paid technician in the film. बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एज Yeah. आई बीन सेइंग. बहुत सारी फिल्मों में ये होना चाहिए क्योंकि राइटिंग से ही फिल्म शुरू होती है Yeah. और इट्स द कोर, इट्स द बैकबोन एंड उसके ऊपर पूरी बॉडी बनती है. बिल्कुल. And how do you look at Taapsee as an actor? What do you think about her acting? मैं कहूँगा अनुभव के साथ तो उनके तीसरा काम है शायद. तीनों ही बहुत अच्छे काम उन्होंने. लास्ट वीक राइटर का इंटरव्यू किया, वो कह रहे थे कंप्लेन दो है, एक तो नया एक्सपेरिमेंट करने नहीं मिलता है और दूसरा पे अभी भी उनको लगता है कि हम ज्यादा पैसे देंगे तो ये बिगड़ जाएंगे. एक राइटर मान लीजिए 6 महीने में स्क्रिप्ट लिखता है लेकिन वो पूरी जिंदगी तैयार हो रहा है उस 6 महीने की स्क्रिप्ट के लिए और वो 24 घंटे चलने वाला काम है. आपको मतलब रात को 2 बजे भी आप उठ जाते हो कि कोई लाइन क्रैक हो गई, कोई सीन क्रैक हो गया. जब आप और अनुभव साथ में बैठ के लिखते हैं, बात करते हैं और डिस्कस करते हैं सीन्स, हाउ कोलैबोरेटिव आर बोथ ऑफ यू एंड हाउ रिजिड आर बोथ ऑफ यू? जब भी हम कोई आइडिया लेके आते हैं या सीन्स पे डिस्कस करते हैं, हम में से कोई लिखता है, इट इज कमिंग फ्रॉम आवर सोल्स एंड द क्राफ्ट वी हैव लर्न. राइट. ये कहानी कहाँ से है? तो अनुभव ने बोला, ऐसा ही हम बहुत सारी चीजों पे बात कर रहे थे. इस पे कि ये जो असॉल्ट हैं, सेक्सुअल असॉल्ट औरतों पे हो रहे हैं लगातार, तो उन्होंने कहा इस पे कोर्ट रूम हमको करना चाहिए. कोर्ट रूम में क्या होता है इसके बाद, वहां से एक बात शुरू हुई. Do you see a trend in suddenly ये जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज सब बढ़ गए हैं? जिन बातों पे कम बात होती थी, बात होनी चाहिए और शायद विमेन प्रोटैगनिस्ट की फिल्में या सीरीज बढ़ गई हैं, जो कि पहली बार हुआ है हिंदी सिनेमा में. कितने बड़े नंबर पे हो रहा है. वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. इतना अच्छा लगता है एक राइटर को इंटरव्यू करना जो और ऐसे टाइम पे where a film and a producer is proudly saying that you are the highest paid technician in the film. आपको कैसा लगता है ये सुन के? बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एज आई बीन सेइंग. और इससे शायद स्क्रिप्ट पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ज़्यादा यकीन है या वैल्यू कर रहे हैं. और हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारी फिल्मों में ये होना चाहिए क्योंकि राइटिंग से ही फिल्म शुरू होती है और इट्स द कोर, इट्स द बैकबोन एंड उसके ऊपर पूरी बॉडी बनती है. बिल्कुल. और सबका काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है पूरे का, पर जो कोर है उसके बारे में हम बात करना कम कर देते हैं या भूल जाते हैं. So I'm so glad. Right. You know, ये सबको पता है कि एक राइटर जो लिखना स्टार्ट करता है वहीं से सब स्टार्ट होता है. आइडिया भी वहीं से स्टार्ट होता है, सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है. ये तो पता था. इतने साल क्यों लग गए कि एक राइटर को हाईएस्ट पेड टेक्नीशियन बनने में? और भी होता हो क्या पता. और भी राइटर्स के साथ नहीं, मैं बहुत इंटरव्यू करता हूँ, यही उनकी कंप्लेन रहती है. मैंने लिटरली लास्ट वीक राइटर का इंटरव्यू किया, वो कह रहे थे कंप्लेन दो है, एक तो नया एक्सपेरिमेंट करने नहीं मिलता है और दूसरा पे अभी भी उनको लगता है कि हम ज्यादा पैसे देंगे तो ये बिगड़ जाएंगे. तो मुझे नहीं लगता कि राइटर वैसे भी जनरली आप देखेंगे बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं. ज्यादातर राइटर, उनके बिगड़ने के चांस भी सबसे कम होते हैं. ऑल्सो मुझे लगता है कि जो कहानियों में हमको मुझे लगता है कि नयापन लाने की जरूरत है, या जो जमीन से जुड़ी कहानी है, कल्चरली रूटेड कहानी है इंडिया की, तो वो सब बहुत मेहनत का काम भी है. मुझे लगता है बहुत ऑब्जर्वेशन का काम है. एक राइटर मान लीजिए 6 महीने में स्क्रिप्ट लिखता है लेकिन वो पूरी जिंदगी तैयार हो रहा है उस 6 महीने की स्क्रिप्ट के लिए और वो 24 घंटे चलने वाला काम है. आपको मतलब रात को 2 बजे भी आप उठ जाते हो कि कोई लाइन क्रैक हो गई, कोई सीन क्रैक हो गया. तो मुझे लगता है कि रिकॉग्निशन और पैसे में उसका ड्यू राइटर को मिलेगा तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है. राइटर्स ज्यादा इंस्पायर होंगे, नए राइटर्स आएंगे, नई कहानियां आएंगी, अच्छी फिल्में बनेंगी, ज्यादा वर्क करेंगी. इट शुड बी नेचुरल. आई थिंक इसके लिए बात करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए. या बिल्कुल. बट यू नो इट्स सच अ बिग डील नाउ. जब भी एक ऐसी लिटरली मैं गूगल करे तो ये हेडलाइन है ये सब जगह पे कि यू आर द हाईएस्ट पेड टेक्नीशियन ऑन दिस फिल्म. यू नो पहले के राइटर्स की अलग स्ट्रगल्स थी. यू नो जब अभी तो हमने सबने डॉक्यूमेंट्रीज भी देख लिया है, जावेद साहब एंड सलीम साहब जो बोलते थे. आज के राइटर के आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस है?
कुछ चैलेंजेस तो जो मुझे लगता है कि चले ही आ रहे हैं, जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे इस क्राफ्ट के ही चैलेंज हैं, क्योंकि हम एक बाकी सारी आर्ट फॉर्म बिना पैसे के या बहुत कम पैसे में बन जाती हैं, यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो आप एक ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, एक्सेसिबल होना चाहते हैं, स्टिल यू वांट टू बी ट्रू टू योर आर्ट फॉर्म। तो इट्स अ इटर्नल फिल्म राइटर का या फिल्म मेकर का स्ट्रगल, ये पुराने जमाने में भी था, शायद अभी भी है। अच्छा क्या होता है कि ऑडियंस भी इवॉल्व होती है धीरे धीरे, तो दे आर मोर ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशंस, न्यू फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, नई कहानियां, नए कैरेक्टर्स। तो वो रास्ता मुझे लगता है हर साल दर साल थोड़ी आसान होती जाती है। लेकिन राइटर का एक बड़ा स्ट्रगल होता है कि मुझे लगता है एक स्किल्ड राइटर, या मैं कहूँ कि फिल्म मेकर को भी ना एक इंस्टिंक्ट होता है, क्योंकि वो ऑडियंस भी होता है, वो समाज का भी हिस्सा है। तो उसको पता होता है हर साल कि लोग क्या देख रहे हैं या क्या देखना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं किस तरह का। हो सकता है कि वो बनाए और सक्सेसफुल ना हो सकता है वो बनाए और लोगों तक पहुंचे और लोगों को छुए। लेकिन एक आर्टिस्ट को, जो एक इंटेलिजेंट आर्टिस्ट नहीं है, उसको एहसास होता है समाज कहाँ जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस पूरे इकोसिस्टम में उसकी आवाज थोड़ी, उसको ये प्रूव करने का तरीका यही है कि वो बना के प्रूव करे जी। पर कभी कभी वो बनाना मुश्किल हो जाता है किसी खास तरह की कहानी। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक फिल्म चल जाती है तो उस जैसी बहुत सारी फिल्में बनाना आसान हो जाता है। अच्छा है वो भी बने, मतलब हॉरर कॉमेडी चल रही है तो वो बने और सक्सेसफुल हो। लेकिन बहुत तरह आप रोज एक खाना नहीं खा सकते ना, बिल्कुल, तो रोज एक फिल्म भी नहीं देख सकते। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स समाज का हिस्सा है, तभी ये सब कहानियां बाहर आती है। आज हम घर से निकलेंगे, आप अपने वॉचमैन से बात करेंगे, आप ऑटो में बैठेंगे, आप जाएंगे टैक्सी लेंगे, ओला उबर लेंगे, आप सबसे बात करेंगे और आपको पता चलेगा। आप थिएटर जाएंगे, लोगों देखेंगे क्या पसंद आ रहा है नहीं। वो जब किसी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, एक राइटर का, जब वो कह रहे थे बिगड़ जाना मीन्स अगर ये सबसे आप डिस्कनेक्ट हो जाए, आप भी एक लिटरली 5 स्टार लाइफ जिए विच यू टोटली डिजर्व, ये बैलेंस कैसे रखेंगे कि वो भी बना रहे और आप भी जिए जैसे आपको जीना है? तो जैसे मुझ जैसे इंसान को, मुझे बहुत सादगी में रहना ही अच्छा लगता है। मैं बचपन में गांव में भी रहा हूँ, मैं एक छोटे से कस्बे में रहा हूँ जहाँ पे फिल्में भी कभी कभी तो 1 साल बाद थिएटर में लगती थी और हमको लगता था ये नई फिल्म है और उसका एक्साइटमेंट उतना ही होता था। तो हर चीज पे एक रोमांच होता था, नयापन होता था। तो कहीं ना कहीं वो जो रूटेड रहे हैं इतने साल और कहाँ कहाँ से आए हैं, तो वो जिंदगी अच्छी लगती है। मतलब आपको धीरे धीरे आप सुविधाएं जुटाते हैं, शहर में रहते हैं, आप पैसा कमाते हैं, सब कुछ होता है। बट मैं गांव में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहां भी बिलोंग करता हूँ। नाइस, दैट्स ग्रेट। तो एंड आई फील कि वो हमेशा होता रहे, होता रहे, करेक्ट। क्योंकि शहर बिगाड़ देता है, इवेंचुअली किसी को भी बिगाड़ सकता है। ये भी है कि आपकी एस्पिरेशन क्या है, जब आप तरक्की कर रहे हो कि आपकी सिर्फ मटेरियलिस्टिक अगर है तो आप पहले ही बिगड़ जाएंगे। जब आएगा भी नहीं पैसा उससे पहले, सक्सेस नहीं आएगी उससे पहले ही बिगड़ जाएंगे। तो आई थिंक आई ऑल्सो ट्राई टू बी कि जितना सादा रह सकूं उतना रहूं। राइट, मतलब मुझे मेरे काम से लोग जाने, ऐसा कोई मुझे मेरे नाम से, मेरी शक्ल से पहचाने, ऐसा भी कोई बहुत बड़ा मोह नहीं है। राइट, एक इतनी डाइवर्स कंट्री है। आप कहते हैं गांव में 1 साल बाद भी फिल्म आती थी, उनको लगता है नई पिक्चर है। एक जबरदस्त इनोसेंस है। यहाँ के बच्चे अलग लेवल की स्मार्टनेस है, स्मार्टफोन है, तो वो तो दुनिया भर का कंटेंट देख रहे हैं। आप कैसे जब स्टोरी लिखते हैं, आप यू कीप इन माइंड कि इन्हें भी पसंद आए और इन्हें भी पसंद आए? सबसे पहले तो खुद को पसंद आए, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि खुद आप अपने काम के मोह में मत पड़ो, और थोड़े मतलब मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने काम को लेके। मतलब इवन जो आसपास के लोग बोलने लगते हैं रुक जाओ और ड्राफ्ट मत करो, मैं करता जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा होता है कि ये थोड़ा और नेचुरल होना चाहिए, या यहाँ पे इट शुड बी मोर ऑर्गेनिक, ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप खुद को उस समाज का हिस्सा रखते हैं कि आप बांद्रा में भी हैं, आप भोपाल को भी महसूस कर रहे हैं, जयपुर को भी महसूस कर रहे हैं, या संगरिया को भी, जहाँ से मैं पला बड़ा वहां को भी महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के भी थोड़ा बहुत कनेक्ट में है जिन जिन रास्तों से आप आए हैं। मेरे इंजीनियरिंग के दोस्तों के से भी बात मुलाकात होती है। तो
ये सब जब आप देखते रहते हैं, अब तो और आसान हो गया, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी जिंदगियां देखते रहते हैं, हाँ, तो आपको डबल गेस नहीं करना पड़ता, आपका सबकॉन्शियस वो काम करता रहता है हाँ, कि ये तो, और कुछ कुछ सालों की आर्टिस्टिक जर्नी में आई थिंक ये समझ में आ जाता है कि जो कोर ह्यूमन इमोशन होता है ना, वो बहुत यूनिवर्सल होता है। बिल्कुल। तो अगर आप अपने कोर को, इट्स नॉट कि आप अपने ईगो को बूस्ट कर रहे हो वो लिख के, उससे कुछ नहीं होगा, पर अगर आपकी सोल तक पहुंच रहा है खुद, तो शायद बहुत ज्यादा लोगों की सोल तक पहुंच सकता है। नाइस, दैट्स सो ट्रू। यू नो, जितना भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, यू आर सोशली वेरी अवेयर सिटीजन, आप सो इज अनुभव। ये एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए टू वर्क विथ पीपल हु आर लिटरली आइडियोलॉजिकली सेम एज यू, सोचते हैं, अवेयर सिटीजन्स हैं। जी, और अवेयर सिटीजन्स हैं, और एक बेहतर समाज और बेहतर देश का सपना देखते हैं हमेशा। बिल्कुल। जब कुछ कोई भी चीज, कोई भी अनफेयर चीज हो रही होती है तो वो परेशान करती है, वही फिल्मों में भी आता है, फिर वही कहानियों में आता है। तो अनुभव और मैं भी इसीलिए कनेक्ट करते हैं, और बड़ा मजा आता है हम जब ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। राइट, यू नो, आप लोगों ने काम किया है, तो क्या जब आप और अनुभव साथ में बैठ के लिखते हैं, बात करते हैं और डिस्कस करते हैं सीन्स, हाउ कोलैबोरेटिव आर बोथ ऑफ यू एंड हाउ रिजिड आर बोथ ऑफ यू? इट्स एन इंटरेस्टिंग मिक्स, आई थिंक। रिजिड हम में से कोई भी नहीं है जितना मुझे लगता है, और स्टिल जब भी हम कोई आइडिया लेके आते हैं या सीन्स पे डिस्कस करते हैं, हम में से कोई लिखता है, तो देयर इज, इट इज कमिंग फ्रॉम आवर सोल्स एंड द क्राफ्ट वी हैव लर्न। राइट। तो जब दूसरा उसको, या तो कई बार दूसरा जब पढ़ता है तो वो बहुत खुश होता है कि बहुत अच्छा है, या दूसरे को कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो देन हम उसके कोर पे पहुंच जाते हैं सीधे। तो मुझे लगता है ईगोज इन्वॉल्व नहीं है कोलैबोरेशन में बिल्कुल भी। तो उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि ट्रुथ पे बात होती है, स्क्रिप्ट के, सीन्स के, कैरेक्टर्स के, या फिर हम दोनों क्या कहना चाहते हैं। तो आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स कम होते हैं नेचुरली, थैंकफुली, पर जब होते हैं तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कई दिन तक नहीं रिजॉल्व हो पा रहा। तो कैसे हम रीराइट्स करते रहते हैं, तो हम दोनों की ये दूसरे तक पहुंचे, तो हम दोनों एक दूसरे की ऑडियंस भी होते हैं। करेक्ट। तो डिस्कस करते रहते हैं लगातार, और फिर एक कॉमन ग्राउंड पहुंच जाता है, और कभी अक्सर लगता है कि वो जर्नी बहुत अच्छी थी, कि वो कॉमन ग्राउंड पे जब पहुंचते हैं तो शायद वो बहुत सारे लोगों के लिए और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज हमने पॉलिश किया है उसको। राइट। ये कहानी कहाँ से आई? ये कहानी तो अनफॉर्चुनेटली हमारी समाज दुनिया में जो हो रहा है, जो टाइटल भी है कि हर दिन इतने सारे हो रहे हैं, तो अनुभव ने बोला, ऐसा ही हम बहुत सारी चीजों पे बात कर रहे थे कि इस पे कि ये जो असॉल्ट हैं, सेक्सुअल असॉल्ट औरतों पे हो रहे हैं लगातार, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत दिनों तक न्यूज में रहती हैं, हमारे मन में रहती हैं, कभी कभी कुछ होती हैं, आप पढ़ते हैं, फिर अगले दिन कोई और खबर होती है। तो उन्होंने कहा इस पे कोर्ट रूम हमको करना चाहिए, कोर्ट रूम में क्या होता है इसके बाद। वहां से एक बात शुरू हुई, क्या हो सकता है। फिर हम लोगों ने और ज्यादा डीपली डाइव करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, बात करना, तो वहां से बहुत सारे डायमेंशन निकल गए। तो ऊपर से देखने में लगता है कि एक घटना है, उसका एक जुडिशरी उस पे न्याय देती है, पर इसके बहुत सारे डायमेंशंस और। राइट। कोर्ट रूम ड्रामा लिखने के समय कॉम्प्लिकेटेड तो होता होगा, क्योंकि कितना लीगैलिटी भी यू कांट ब्रेक बियॉन्ड दोस। मैंने बहुत सीखा है, बहुत पढ़ा है, और क्योंकि ये शुरू से ही कोशिश थी, और हर फिल्म में होती है कि रियलिज्म के थोड़ा पास चले जाएं अगर रियल कहानी है, तो जितना क्लोज जा सके रियल सेशन कोर्ट में जो हो रहा है जी। तो मतलब यूट्यूब पे मैंने पता नहीं कितने वीडियो देखे ट्रायल्स के जो होते हैं, आजकल बहुत सारे कोर्ट्स की तो लाइव प्रोसीडिंग्स भी होती हैं। हाँ। तो मैं यूं ही बैठ के देखता रहता था, अच्छा, किस तरह से बात कर रहे हैं लोग, और फिर थोड़ी पढ़ाई करी, कुछ लॉयर्स से बात की। तो एक तो हम लोगों, मतलब मुझे बचपन से कोर्ट रूम ड्रामा पसंद रहे हैं, शायद भारत में तो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद। बिल्कुल। हाँ। तो एक बेसिक तो पता होता है ना कि कैसे ऑब्जेक्शन होगा, कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, पर उसमें थोड़ा बहुत मिथ भी है, जो हिंदी फिल्मों ने बना दिया, जो रियल में नहीं होता। तो
उसके पार जाके थोड़ा और कि सच में क्या होता है, किस तरीके राइट से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। राइट और लॉयर्स बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, या इवन दोनों पक्ष के। बिल्कुल तो हाँ आपको दोनों के हिसाब से सोचना होता है। या तो इट वाज अ फन प्रोसेस। राइट। सो व्हेन यू ऑल वर थिंकिंग कि यू नो ये सब हो रहा है समाज में, ये सब औरतों के साथ और इससे सब केसेस आ रहे हैं, कैसे जीरो डाउन किया कि इस पे बनाते हैं? ना ये मतलब आ गया इसके लिए कुछ इस की पर्टिकुलर इंसिडेंट जो फिल्म में दिखाया गया है, वो तो यूं ही बातों बातों में आ गया। ओके फिर वो कौन परपेट्रेटर हैं, वो कहाँ से आते हैं, कौन सर्वाइवर है, उसकी जिंदगी क्या है, उसमें टाइम लगा थोड़ा। वो थोड़ा इवॉल्व होता रहा। राइट एंड वी वांटेड टू से अ न्यू स्टोरी, एन एंगेजिंग स्टोरी। और उसमें मतलब वो इवॉल्व होता गया। आई थिंक शुरू के ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट से लास्ट ड्राफ्ट देखेंगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस है। यू नो तापसी और अनुभव का भी बहुत अच्छा रैपो है। अच्छा सिनेमा बनाते हैं दोनों मिलकर। आपको पता था तो डू यू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, कीपिंग इन माइंड कौन कौन एक्टर है? आई थिंक बहुत शुरू में ही मतलब आई थिंक ये बातें मैं और अनुभव बात करते रहते हैं कि कौन हो सकता है, ये कैरेक्टर कौन कर सकता है। उसमें से कुछ रहते हैं बाद में और कुछ और लोग भी आ जाते हैं। तो शुरू से ही ऐसा था, मतलब बहुत शुरुआती ड्राफ्ट से ही। तो हाँ, देन व्हेन यू नो द एक्टर and that person is in your mind. Right. And how do you look at Taapsee as an actor? What do you think about her acting? You know, here also there's such an impactful poster. बहुत ज़्यादा पावरफुल, आपने ट्रेलर में भी महसूस किया होगा कि एंड मुल्क में भी उन्होंने लॉयर प्ले किया था, बट ये वाला लॉयर आप अलग भी देखेंगे। तो वो जो फर्क है दोनों लॉयर्स के बीच में, वो बहुत अच्छे से उन्होंने तय किया है। Right. और शी और मैं कहूँगा अनुभव के साथ तो उनके तीसरा काम है शायद। तीनों ही बहुत अच्छे काम उन्होंने। बिल्कुल हाँ राइट। आप जब तापसी से बात करते हो, आप लोग लिखते कुछ हो, तापसी को कुछ अलग आइडिया आएगा। शी इज एन एक्टर ऑफ हर ओन आल्सो। हाँ, she is very intelligent. Are you and Anubhav that collaborative that she can also have a way and say? Actually we स्क्रिप्ट में तो मतलब जो डायरेक्टर का फाइनल से फिल्म में वही होता है। स्क्रिप्ट में हम दोनों डेमोक्रेटिकली अपने डिसीजंस लेते रहते हैं। और इवन तापसी नहीं, सभी एक्टर्स जब हम पढ़वाते हैं स्क्रिप्ट तो कुछ सवाल आते हैं और कुछ फीडबैक आते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग फीडबैक आते हैं, कुछ माइल्ड फीडबैक आते हैं। स्ट्रॉन्ग फीडबैक कई बार एक एक्टर दूसरे एक्टर के बारे में भी देता है, दूसरे कैरेक्टर के बारे में, कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वो कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वो आर्टिकल 15 में भी ऐसा ही हो रहा था, 80 में भी ऐसा ही हो रहा था कि तापसी पढ़ेगी तो वो और दूसरे कैरेक्टर्स के, अपने कैरेक्टर के बारे में तो बोलेगी फीडबैक, दूसरों के बारे में बोलेगी, कुमुद बोलेंगे, जीशान बोलेंगे, सब ऐसा एक दूसरे को भी कैरेक्टर के बारे में फीडबैक देते हैं। राइट। इट्स एंड तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड वी सीरियसली थिंक अबाउट ऑल दैट, एंड अगर हमको लगता है तो हम चेंज भी करते हैं। राइट। यू नो शुरू में आजकल टेबल रीड्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, एक ले पर्सन को कैसे समझाएंगे क्या होता है टेबल रीड? और एज अ राइटर डू यू थिंक इट्स very good for the film or it should be in every film? Yeah, it's good for the film मुझे लगता है। और हमारी फिल्मों में क्या होता है कि सब बहुत काबिल एक्टर हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक वो एक दो उस तरीके की मीटिंग ही इनफ होती हैं। हाँ। तो सब एक दूसरे को देख लेते हैं, वो जो पेपर पे कैरेक्टर था वो सामने दिख जाता है। बाकी हम सबको पता है कि कुछ ना कुछ सुंदर करने वाले हैं ये लोग जाके ना। तो जैसे वर्कशॉप्स होते हैं कभी कभी, जब किसी फिल्म में कोई एक्टर वैसा रोल प्ले कर रहा है जो दुनिया उसने नहीं जी, जो उसके रियलिटी से बिल्कुल, तब काफी हेल्प करता है उसको ले जाने में। बट I think it's just a simple reading in our films, and we talk about it, and it's not necessary कि तभी बात होती है। कई बार कोई एक्टर अगले दिन फोन करता है, उसको कुछ जहन में रह गया या नहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि एक्टर्स और डीओपी
और एडिटर, ये सब, इवन साउंड डिजाइनर, Right. ये सब आपके की कोलैबोरेटर्स हैं, बिल्कुल इवन नॉट इन फिल्म बट स्क्रिप्ट में भी। राइट तो अगर आप स्क्रिप्ट से ही उनके साथ बात करना शुरू कर दोगे तो बहुत सारा स्क्रिप्ट को भी फायदा है। राइट डू यू सी अ ट्रेंड इन सडनली ये जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज सब बढ़ गए हैं, काफी कुछ आ रहा है सिमिलर जॉनर्स में क्योंकि काफी काफी केसेस भी है। आपको मतलब डू यू मीन कोर्टरूम ड्रामास और नो आई जस्ट मीन या where women are abducted, sexual assault, kids are abducted. इन अ वे इट्स गुड, इन अ वे इट्स गुड कि जिन बातों पे कम बात होती थी बात होनी चाहिए, और शायद विमेन प्रोटैगनिस्ट की फिल्में या सीरीज बढ़ गई हैं, जो कि पहली बार हुआ है हिंदी सिनेमा में, कितने बड़े नंबर पे हो रहा है। तो आई थिंक ये सब अच्छा, कोर्टरूम ड्रामा आई थिंक उतने नहीं बने, बिल्कुल हाँ। और हमारी फिल्म का तो इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर आल्सो, तो हमने दो genres मिला भी दिए हैं। That's great. I think you'll feel it's a very new and fresh. Amazing. I'm looking forward to it. Lastly, I want to ask you, जब अभी आपके नाम गूगल करें तो ये स्टोरी आ जाती है कि you were the highest paid technician of this film. इसका एक फ्लिप साइड ये होगा, सब कुछ जो सामने से आपको आगे अप्रोच करने के लिए सोचेंगे नहीं यार ये तो बहुत महंगा है। देखते हैं क्या होता है। आई थिंक जो वैल्यू करेगा, बिल्कुल, और वो मतलब एक्टर्स की तो आप कितनी न्यूज पढ़ते हैं ना, बिल्कुल हाँ, बहुत हर महीने आती रहती है न्यूज, पर एक्टर्स का तो कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोचता और कोई उन्हें नहीं पूछता। बिल्कुल सही। चलिए, और मैं चाहता हूँ और राइटर्स की भी ऐसी न्यूज छपे। बिल्कुल या ये बहुत अच्छी बात है जो मुझे पता ही मिला, वी मस्ट टॉक अबाउट इट आल्सो। इट्स ग्रेट। आई रियली होप हमें भी ऐसे और इंटरव्यूज करने मिले विद प्राइड दैट द राइटर्स द हाईएस्ट पेड टेक्नीशियन ऑफ एवरी फिल्म। या ग्रेट, थैंक यू सो मच, रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू।